प्रिय दर्शकों एवं विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह और आज जो व्याख्यान लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं उसका शीर्षक है स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अर्थात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र। यह वीडियो आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर तो देख ही सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्कोप जो अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन दो प्रकार से किया जाता है, अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र। किसी भी विषय का जो स्कोप है या विषय क्षेत्र है या अध्ययन क्षेत्र है, उसका यह तात्पर्य होता है कि उस अमुक विषय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, वे कौन सी अवधारणाएं हैं, वह कौन सी विषय वस्तु है जो उस विषय के अध्ययन में सम्मिलित होती है। अर्थात what is the area of study of that particular subject, what is the field of study of that particular subject। किसी विषय के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि उस विषय के अंतर्गत कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन सी विषय वस्तु पढ़ी जाती है, किन अवधारणाओं का किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है और उस विषय का अध्ययन किन किन अवधारणाओं और किस विषय वस्तु तक फैला हुआ है। ठीक उसी प्रकार स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का तात्पर्य है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, वे कौन सी अवधारणाएं हैं और वह कौन सी विषय वस्तु है जिसका अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। What is the area of study or field of study of comparative politics? तुलनात्मक राजनीति नामक विषय के अंतर्गत कौन सी अवधारणाएं, किन किन चीज़ों का अध्ययन, किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है और तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किन किन विषयों तक, किन किन अवधारणाओं तक फैला हुआ है। तुलनात्मक राजनीति नामक विषय का फैलाव क्या है। What are the concepts and subject matter included under the study of comparative politics? Students and viewers, जैसा कि हर एक विषय के लिए सत्य है और वही तुलनात्मक राजनीति के लिए भी सत्य है कि किसी भी विषय के अध्ययन क्षेत्र का केंद्र बिंदु तो सुनिश्चित होता है, परंतु उस विषय की विषय वस्तु का फैलाव कहाँ तक है, उसकी परिधि क्या है, यह सुनिश्चित नहीं होता। यह निश्चित करना बहुत कठिन है और अभी तक किसी भी विषय का जो स्कोप है, उसकी परिधि, उसका फैलाव कहाँ कहाँ तक है, किस बिंदु तक है और उसके आगे वह विषय नहीं पाया जाता, यह निश्चित नहीं हो सका है। ठीक उसी प्रकार तुलनात्मक राजनीति के स्कोप या अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र का जो केंद्र है, जो केंद्र बिंदु है, वह सुस्पष्ट है, सुनिश्चित है और यह है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, देयर गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। अर्थात तुलनात्मक राजनीति नामक विषय के विषय क्षेत्र का केंद्र बिंदु है विभिन्न राज्यों, उनकी सरकारों और शासकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। यही केंद्र बिंदु है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र का। दिस इज द सेंटर ऑफ द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यहीं से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रारंभ होता है और यह तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत अवश्य आता है कि हम विभिन्न राज्यों, उनकी सरकारों और शासकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें। परंतु तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी
परिधि क्या है, इसकी पेरिफेरी क्या है, और उसके बाद तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समाप्त हो जाता है। इसकी परिधि के अंतिम अवधारणाएं, इसके परिधि के अंतिम बिंदु क्या हैं, कौन सी विषय वस्तु है जहाँ पर जाकर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन खत्म हो जाता है और उसके आगे फिर नहीं तुलनात्मक राजनीति मिलती, यह कहना बिल्कुल असंभव है और बहुत मुश्किल है। अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हो पाया है। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र को अधिक से अधिक कवर करने के लिए, या तुलनात्मक राजनीति का जब हम अध्ययन करें तो इसकी अधिक से अधिक विषय वस्तु को हम अपने अध्ययन में सम्मिलित कर सकें, in order to cover the maximum area of the study of comparative politics, scholars have suggested two approaches. जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करें तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र का अधिक से अधिक क्षेत्र हम अपने अध्ययन में सम्मिलित कर सकें, इसके लिए विद्वानों ने दो प्रकार के उपागम बताए हैं। जो प्रथम उपागम है वह है विधिक औपचारिक संस्थागत उपागम, अर्थात लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। और जो दूसरा उपागम है वह है व्यवहारवादी उपागम, अंग्रेजी में इसे बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का परंपरागत उपागम है। लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, whereas behavioral approach is the contemporary or modern approach. It is proper to say that it is contemporary approach to the study of comparative politics. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का जो व्यवहारवादी उपागम है यह आधुनिक उपागम है, और ज़्यादा शुद्ध यह कहना होगा कि यह तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का समकालीन उपागम है। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, लेट अस टेक अप legal formal institutional approach first, and let us try to appreciate this approach. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, विधिक औपचारिक संस्थागत उपागम को जानने से पहले आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि जो संस्थाएं या जो शासकीय संस्थाएं संविधान द्वारा स्थापित की जाती हैं, संविधान के अनुसार गठित की जाती हैं, उन्हें ही औपचारिक संस्थाएं कहा जाता है। Those institutions which are organized according to the constitution of the country, they are dubbed as formal institutions. चूँकि संविधान भी एक विधि होता है और किसी भी देश का संविधान उस देश की फंडामेंटल मौलिक विधि है, इसलिए इस उपागम का नाम है लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, क्योंकि संविधान विधि है और संविधान के अनुसार स्थापित संस्थाएं ही औपचारिक संस्थाएं कहलाती हैं। इसीलिए इस उपागम को लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच या हिंदी में विधिक औपचारिक संस्थागत उपागम के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, विधिक औपचारिक संस्थागत उपागम के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के संविधानों द्वारा स्थापित औपचारिक शासकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए और किया जाता है।
According to the legal, formal, institutional approach, the comparative study of different formal governmental institutions established according to the constitution of the country is undertaken. मैं एक बार फिर पुनरावृत्ति करता हूँ कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के विधिक औपचारिक संस्थागत उपागम के अनुसार किसी देश के संविधान द्वारा स्थापित या विभिन्न देशों के संविधानों द्वारा स्थापित उस देश की, उन देशों की औपचारिक शासकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, किया जाना चाहिए। यही विधिक औपचारिक संस्थागत उपागम कहती है। जो संस्थाएं संविधान के द्वारा स्थापित होती हैं उन्हें ही औपचारिक संस्थाएं कहा जाता है, वही फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं। इसलिए विधिक औपचारिक संस्थागत उपागम के अनुसार जो तुलनात्मक राजनीति का विधिक औपचारिक संस्थागत उपागम है, इसके अनुसार विभिन्न देशों की जो औपचारिक अर्थात संविधान द्वारा स्थापित शासकीय संस्थाएं हैं उन्हीं का तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, देयर आर टू लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच। विधिक औपचारिक संस्थागत उपागम की दो सीमाएं हैं या दो कमियां हैं। चूंकि विधिक औपचारिक संस्थागत उपागम यह कहता है कि देश की उन्हीं संस्थाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए या विभिन्न देशों की उन्हीं शासकीय संस्थाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जो संविधान द्वारा स्थापित की गई हैं। अतः यदि हम विधिक औपचारिक संस्थागत उपागम के अनुसार किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के कार्य एवं व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो इस अध्ययन में केवल संविधान द्वारा स्थापित औपचारिक शासकीय संस्थाओं का अध्ययन ही सम्मिलित होगा। परंतु विद्यार्थियों, यह आपके लिए जानना आवश्यक है कि लगभग हर देश में ऐसी कई संस्थाएं हो सकती हैं जो संविधानेतर हैं, जो संविधान के अनुसार स्थापित नहीं की गई हैं, जिनकी स्थापना और जिनके संचालन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ऐसी संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं या संविधानेतर संस्थाएं कहलाती हैं। यह कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि गैर संवैधानिक से असंवैधानिक का भाव निकलता है। इसलिए आप सावधान रहें कि इन्हें संविधानेतर संस्थाएं ही कहें। और ऐसी संविधानेतर संस्थाएं लगभग हर देश में उपलब्ध होती हैं जो कि शासन व्यवस्था को, उसके कार्य और व्यवहार को बहुत नज़दीकी से और बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। परंतु यदि हम विधिक औपचारिक संस्थागत उपागम के अनुसार इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं और इनके कार्य व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो इन संविधानेतर संस्थाओं का अध्ययन इस अध्ययन में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है, और यह बिल्कुल संभव है, कि फिर इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था, उसके संचालन, उसके कार्य और व्यवहार का यथार्थ अध्ययन संभव नहीं हो पाएगा। उसमें कहीं रिक्ति, कहीं गैप रह जाएगा, क्योंकि ऐसी संस्थाएं जो संविधानेतर हैं परंतु देश की राजनीति को, व्यावहारिक राजनीति को और राजनीतिक संस्थाओं के कार्य एवं व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। परंतु जब हम लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही इस अध्ययन की यही सीमा है कि इसमें केवल और केवल
संविधान द्वारा स्थापित औपचारिक शासकीय संस्थाओं का ही अध्ययन सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इस अप्रोच की, इस उपागम की सीमा में स्ट्रिक्टली रहते हुए जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करेंगे, विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था और उसके संगठन, संचालन, कार्य व्यवहार का अध्ययन करेंगे, तो निश्चित ही तमाम ऐसी गैर संवैधानिक संस्थाएं जो कि राजनीतिक व्यवस्था को, उसके कार्य और व्यवहार को बहुत नज़दीकी से और बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, उनका अध्ययन इस उपागम के अनुसार किए गए अध्ययन में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। तो इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था, उसके कार्य और व्यवहार का जो यथार्थ ज्ञान है वह हमें नहीं हो सकेगा। इस अध्ययन की या विधिक, औपचारिक, संस्थागत अध्ययन की एक अन्य सीमा है, एक अन्य कमी है जो कि इससे जुड़ी हुई है। जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि केवल वही संस्थाएं औपचारिक संस्थाएं कहलाती हैं जो संविधान द्वारा स्थापित की जाएं, जिनकी स्थापना का उल्लेख, जिनके स्थापना के तरीके का उल्लेख, जिनके गठन और संचालन का उल्लेख संविधान में किया गया हो और संविधान के अनुसार ही उनका गठन किया गया हो। तो ऐसी ही संस्थाएं औपचारिक संस्थाएं कहलाती हैं। इस दृष्टि से दुनिया भर के तमाम देशों के संविधानों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। There are two categories or two broad categories of the constitutions of different countries of the world. One, formal constitutions, औपचारिक संविधान, और दूसरी कैटेगरी है इनफॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस। वे संविधान औपचारिक संविधान कहलाते हैं जिनके अनुसार वस्तुतः देश की शासन व्यवस्था और देश की शासन व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का गठन एवं संचालन किया जाता है। जैसे कि भारतवर्ष का संविधान, अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इन संविधानों के अनुसार वाकई वस्तुतः हकीकत में देश की शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था का गठन किया जाता है और संविधान के दायरे में ही, संविधान के अनुसार ही इनका संचालन किया जाता है। इसलिए इन देशों के संविधान औपचारिक संविधान हैं, औपचारिक संविधान कहे जाते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है संविधानों की वह है इनफॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, अनौपचारिक संविधान। और लगभग सभी साम्यवादी देशों के संविधान अनौपचारिक संविधान हैं, क्योंकि इन देशों के संविधानों के अनुसार पूर्ण रूपेण राजनीतिक संस्थाओं का गठन और संचालन नहीं किया जाता। पूर्व सोवियत संघ का संविधान इस कैटेगरी में आता है, वर्तमान चीन का संविधान इस श्रेणी में आता है, नॉर्थ कोरिया का संविधान इस श्रेणी में आता है। लगभग सभी साम्यवादी देशों में यह स्थिति है कि राज व्यवस्था या शासकीय संस्थाओं का गठन एवं संचालन पूर्णतः या कहिए अधिकांशतः संविधान के अनुसार नहीं होता। तो जब हम लीगल फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अनुसार इन देशों की राजनीति का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तो यह अध्ययन पूर्ण रूपेण सफल नहीं होगा। इस अध्ययन में हमें उन देशों की राजनीतिक व्यवस्था के यथार्थ को समझने में असफलता मिलेगी, क्योंकि यह अप्रोच तो केवल संविधान द्वारा स्थापित औपचारिक संस्थाओं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस की ही स्टडी करेगी। So students and viewers, these are two limitations of the legal formal institutional approach. इन सीमाओं के कारण वर्तमान समय में और समकालीन समय में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए एक नया उपागम विकसित किया गया जिसे व्यवहारवादी उपागम कहते हैं। This is the behavioral approach, which is a contemporary approach. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, व्यवहारवादी उपागम का सूत्रपात तो
1905 में प्रकाशित ग्राहम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स से माना जाता है। परंतु बीच में दो विश्व युद्ध आ गए, जिनकी वजह से यह उपागम अधिक विकसित नहीं हो पाई, पुष्पित और पल्लवित नहीं हो पाई। तो व्यवहारवादी उपागम मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अमेरिका में ठीक से विकसित हुआ और फिर अन्य देशों तक प्रसारित हुआ। व्यवहारवादी उपागम के विकास का प्रथम श्रेय अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र के प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम और उनके शोध छात्रों को प्राप्त है। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के समाज शास्त्र के प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम और उनके रिसर्च स्कॉलर्स ने व्यवहारवादी उपागम को प्रथमतः विकसित किया। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया, जैसे कि डेविड ईस्टन हैं, आर्थर बेंटले हैं, रॉबर्ट डाल हैं, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, राजनीति का व्यवहारवादी उपागम यह कहता है कि यदि किसी देश की राजनीति का यथार्थ समझना है, किसी देश की राजनीति की हकीकत समझनी है, जिस देश की राजनीति जैसी है वैसी क्यों है, तो किसी देश की राजनीति, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के कार्य और व्यवहार को अगर समझना है, तो उस देश में उपलब्ध शासकीय संस्थाओं के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार और उस देश के शासकों के राजनीतिक व्यवहार या सत्तासीन राजनीतिज्ञों या पदस्थ राजनीतिज्ञों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। In order to understand the reality of the politics of any country, the behavioral approach says that the actual behavior of the governmental institutions and the actual political behavior of the incumbent politicians should be studied. उदाहरण के तौर पर अगर हमें भारतवर्ष की राजनीति का यथार्थ समझना है, जानना है, आज भारतवर्ष की राजनीति जैसी है वैसी क्यों है, तो हमें जो भारतवर्ष के वर्तमान संस्थान है, राजनीतिक शासकीय संस्थाएं हैं, उनके वास्तविक कार्य व्यवहार को समझना होगा। और साथ ही साथ जो पदस्थ राजनीतिज्ञ हैं, जो सत्तासीन राजनीतिज्ञ हैं, जो इनकम्बेंट पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, मिस्टर अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, श्री राजनाथ सिंह जी जो कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, मैडम निर्मला सीतारमन जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, ऐसे पदस्थ राजनीतिज्ञों के, ऐसे सत्तासीन राजनीतिज्ञों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। तभी हमें आज भारत की राजनीति जैसी है वैसी क्यों है यह समझ में आएगा। तो विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जो तुलनात्मक राजनीति का व्यवहारवादी उपागम है, यह कहता है कि अगर दो या दो से अधिक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं और इनके कार्य व्यवहार के यथार्थ को समझना है, तो हमें इन देशों में उपलब्ध राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार, वास्तविक कार्य एवं व्यवहार तथा इन देशों के पदस्थ राजनीतिज्ञों, सत्तासीन राजनीतिज्ञों, इनकम्बेंट पॉलिटिशियंस के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। दो या दो से अधिक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इन देशों की शासकीय संस्थाओं के वास्तविक कार्य व्यवहार और
इन देशों के पदस्थ राजनीतिज्ञों, सत्तासीन राजनीतिज्ञों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जब मैं ये कहता हूँ कि देश के पदस्थ राजनीतिज्ञों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, तो इसका तात्पर्य यह है, जैसे कि हम उदाहरण लिया हमने मोदी का, अमित शाह का। मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर अमित शाह, ये लोग अपने परिवारजनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अपने मित्रों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, यह उनका राजनीतिक व्यवहार नहीं है। हाउ मिस्टर नरेंद्र मोदी बिहेव्स as the Prime Minister of India, this is his political behavior. This should be studied. How Mr. Rajnath Singh behaves as Defense Minister of India, this is his political behavior. How Mr. Amit Shah works and behaves as Home Minister of India, this is his political behavior. How Madam Nirmala Sitharaman behaves and works as Finance Minister of India, this is her political behavior. So students and viewers, Mr. नरेंद्र मोदी अपने घर के सदस्यों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह उनका राजनीतिक व्यवहार नहीं है। मिस्टर अमित शाह किस प्रकार से अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते हैं, यह उनका राजनीतिक व्यवहार नहीं है। मिस्टर अमित शाह एक गृह मंत्री के रूप में, भारत के गृह मंत्री के रूप में कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा कार्य करते हैं, यह उनका राजनीतिक व्यवहार है। मिस्टर नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कैसा कार्य और व्यवहार करते हैं, यह उनका राजनीतिक व्यवहार है। तो व्यवहारवादी उपागम के अनुसार किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का यथार्थ समझने के लिए उस देश की शासकीय संस्थाओं के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार और उस देश के शासकों या सत्तासीन राजनीतिज्ञों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। So students and viewers, this has been all about the scope of comparative politics. आप इस वीडियो को सावधानी से देखें और इस व्याख्यान में बताई गई बातों को ध्यान से सुनें, आपको लाभ अवश्य होगा।